हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा रीट यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में विज्ञान विषय के लेवल 2 से संबंधित एक टॉपिक जनन की विधियों के एमसीक्यू को क्विज के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इस क्विज की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस जीव में एक कोशिकीय जनक किसी भी तल से विभाजन करके दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी ट्रिपेनोसोमा और ऑप्शन डी लिशमानिया। तो देखते हैं हमारे इस पहले प्रश्न का उत्तर क्या है। तो हमारे इस पहले प्रश्न का उत्तर है ए अमीबा। बच्चों, हम अगर बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि किस जीव में एक कोशिकीय जनक किसी भी तल से विभाजन करके दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है, यानी द्विभाजन करता है। तो यहां जो चारों ऑप्शन हैं उनमें द्विभाजन होता है, परंतु ट्रिपेनोसोमा और लिशमानिया में जो द्विभाजन होता है उसमें एक कोशिकीय जनक अनुदैर्घ्य तल में विभाजन करता है। अगर हम बी जीवाणु की बात करें, इसमें भी द्विभाजन बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है, लेकिन इसमें अनुप्रस्थ तल में द्विभाजन होता है और जनक दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। लेकिन अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा एक कोशिकीय है, प्रोटोजोआ संघ का सदस्य भी है, लेकिन इसकी आकृति अनियमित होती है, इसीलिए इसमें द्विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर ए अमीबा सही है। तो इस प्रकार से हमने पहला पड़ाव पार कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर। क्विज का दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, अमीबा यीस्ट स्पायरोगैरा में सामान्य है। ऑप्शन ए, ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, ये सभी एक कोशिकीय हैं, ये मुकुलन द्वारा जनन करते हैं, और डी ऑप्शन, ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं। तो पहले हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, ये सभी अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। तो बच्चों, हमें पता है अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जनक होता है और वह एक जनक नई संततियों का निर्माण करता है, जिसमें लैंगिक जनन की भांति युग्मक संलयन यानी फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होता। यदि हम बात करें अमीबा की, यीस्ट की और स्पायरोगैरा की, तो अमीबा एक कोशिकीय है, यीस्ट एक कोशिकीय है, जबकि स्पायरोगैरा बहुकोशिकीय है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वह नहीं हो सकता, और इसी प्रकार से ऑप्शन डी भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम बात करें अमीबा में अलैंगिक जनन द्विभाजन द्वारा होता है, यीस्ट में मुकुलन द्वारा होता है, और स्पायरोगैरा में खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है मुकुलन द्वारा, वह केवल यीस्ट में ही होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों ही जो जीव हैं अलैंगिक रूप से जनन करते हैं।
तो इस प्रकार से इस दूसरे प्रश्न का उत्तर ए है और हम अब अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है ये। रोटी पर उगने वाली कवक है। ए मशरूम, बी राइजोपस, सी पेनिसिलियम और डी एल्बुगो। तो देखते हैं हमारे इस तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या है। राइजोपस, बी राइजोपस। बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर चारों ऑप्शन मशरूम, राइजोपस, पेनिसिलियम और एल्बुगो चारों ही कवक हैं। मशरूम काष्ठ पर उगने वाली कवक है जिसको हम छत्रक भी कहते हैं। पेनिसिलियम भी एक कवक है, यह भी मृतोपजीवी है, सेप्रोफिटिक होती है, मृत पदार्थों पर पैदा होती है। लेकिन इसके द्वारा हम जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले प्रतिजैविक पेनिसिलिन को खोजा था। अगर हम बात करें एल्बुगो की तो वह परजीवी कवक है और वह सरसों के अंदर श्वेत कीट रोग उत्पन्न करता है, व्हाइट रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है। लेकिन अगर हम बी ऑप्शन राइजोपस की बात करते हैं तो राइजोपस मृतोपजीवी है, सैप्रोफिटिक है और यह रोटी पर खाने पीने की चीज़ों पर भी उगता है। इसीलिए इस राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे तीसरे प्रश्न का सही उत्तर बी है और हम चलते हैं अब अगले पड़ाव पर। हमारा अगला प्रश्न है हमारे सामने। डबल रोटी पर कवक की तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। ऑप्शन ए पोषकों की उपलब्धता, ऑप्शन बी नमी, ऑप्शन सी बीजाणु धानियों का निर्माण और ऑप्शन डी जल की कमी। तो देखते हैं इस चौथे प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है डी जल की कमी। बच्चों डबल रोटी पर उगने वाली कवक के बारे में हमने अभी बात की राइजोपस। अब राइजोपस जब किसी खाद्य पदार्थ पर वृद्धि करता है तो पहली बात वहां नमी होना आवश्यक है, जो कि कवकों की वृद्धि के लिए बहुत खास लक्षण है। इसके अलावा वहां पोषक भी उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही उस कवक में बीजाणु धानियों के भीतर बीजाणुओं का निर्माण भी होना चाहिए अलैंगिक जनन की विधि के द्वारा। तभी वह कवक अपनी संख्या में वृद्धि भी कर सकता है। लेकिन अगर जल की कमी है तो ऐसी स्थिति में उस कवक की वृद्धि नहीं होगी। तो हमारे इस चौथे प्रश्न का उत्तर डी बिल्कुल सही है और इस प्रकार से हमने अपना यह प्रश्न, चौथा प्रश्न भी पूर्ण कर लिया है। और हम चलते हैं अब अपने अगले पड़ाव पर। हमारा पांचवा प्रश्न यानी अगला पड़ाव हमारे सामने है। जल बीजाणुओं का निर्माण होता है ऑप्शन ए पेनिसिलियम में, ऑप्शन बी यीस्ट में, ऑप्शन सी क्लेमाइडोमोनास में और ऑप्शन डी हाइड्रा में। तो देखते हैं हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी क्लेमाइडोमोनास। बच्चों चल बीजाणुओं का निर्माण अलैंगिक जनन में होता है और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में अगर हम बात करें पेनिसिलियम की तो पेनिसिलियम में कोनिडिया नामक संरचना द्वारा अलैंगिक जनन होता है।
अगर हम यीस्ट की बात करते हैं, जैसा हमने पहले भी देखा, मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें यह एक कोशिकीय कवक होती है जो कभी भी कवक जाल नहीं बनाती। अगर हम हाइड्रा की बात करें, जो कि एक जंतु है, सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है, इसमें भी मुकुलन यानी बडिंग की प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। लेकिन यहाँ पर जो क्लेमाइडोमोनाज है वह शैवाल है और जलीय शैवाल है। तो जलीय शैवालों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, हम जिन्हें जूस्पोर्स के नाम से जानते हैं, जो कि एक कोशिकीय भी होते हैं और कशाभिका युक्त अलैंगिक बीजाणु होते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने इस 5वें प्रश्न को भी पूरा कर लिया है और हम फिर चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने है। सत्य पुनरुद्भवन पाया जाता है। ऑप्शन ए छिपकली, ऑप्शन बी स्टारफिश, ऑप्शन सी प्लेनेरिया और ऑप्शन डी मानव। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, पहले यह हम जान लेते हैं। तो सही उत्तर है प्लेनेरिया सी। बच्चों, पुनरुद्भवन से तात्पर्य यह है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव या तो अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेता है या फिर उसके किसी एक टुकड़े से संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। यदि कोई जीव अपने शरीर के किसी अंग को पुनः प्राप्त करता है तो वह सामान्य रीजनरेशन या सामान्य पुनरुद्भवन है, जैसे छिपकली की पूंछ का कटने के बाद वापस आ जाना, स्टारफिश की भुजाओं का कट जाने के बाद वापस आ जाना, मानव में अगर चोट लग जाती है और घाव भरता है वह भी सामान्य पुनरुद्भवन भी है। लेकिन प्लेनेरिया जो कि एक चपटा कृमि है, एक फ्लैट वर्म है, इसमें अगर इसके शरीर के 2 या 3 टुकड़े कर दिए जाएं तो हर टुकड़े से पूरा का पूरा प्लेनेरिया वापस बन जाता है, यानी एक टुकड़े में ही संपूर्ण जीव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। इसे ही ट्रू रीजनरेशन या सत्य पुनरुद्भवन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे इस छठे प्रश्न का सही उत्तर प्लेनेरिया ही है और हम फिर चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने है। वायरस मुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं। ए विभज्योतक संवर्धन से, बी प्रोटोप्लास्ट संलयन से, सी कायिक संवर्धन से और डी संकरण से। तो बच्चों, पहले हम इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए विभज्योतक संवर्धन। बच्चों, विभज्योतक संवर्धन मेरिस्टेम कल्चर के नाम से ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर का ही एक प्रकार है और इस विधि में पौधे के किसी भी भाग से संपूर्ण पादप तैयार किया जाता है, जिसे ऊतक संवर्धन कहा जाता है। लेकिन जब हम विभज्योतक संवर्धन की बात करते हैं तो हम किसी भी पौधे के जो तने हैं या फिर जड़ के शीर्ष पर पाए जाने वाली जो विभाजन करने वाली कोशिकाएं हैं, जिसे मेरिस्टेम या विभज्योतक कहते हैं, उसको किसी संवर्धन माध्यम में कल्चर मीडिया में डालकर पूरा पौधा तैयार किया जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तने के जो शीर्ष विभज्योतक वाले भाग हैं उस पर वायरस का आक्रमण नहीं होता है और अगर ऐसे भाग को हम ऊतक संवर्धन द्वारा टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार करते हैं तो उस पर वायरस पर आक्रमण नहीं होगा, यानी
जो पौधा हमें प्राप्त होगा उस पर वायरस का संक्रमण कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ए विभजोतक संवर्धन या मेरिस्टेम कल्चर है। तो इस प्रकार से बच्चों हम चलते हैं अब अपने अगले पड़ाव की ओर। हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न 8वां, ऊतक संवर्धन के दौरान निम्न निर्मित अविभेदित कोशिका समूह है। ऊतक संवर्धन के दौरान निर्मित अविभेदित कोशिका समूह है और ऑप्शन हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए कर्तोतक, ऑप्शन बी कैलस, ऑप्शन सी सोमाक्लोन और ऑप्शन डी हाइब्रिड। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कैलस। बच्चों जब भी ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर कराया जाता है तो जिस पादप भाग को हम काम में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, उसे तो एक्सप्लांट या कर्तोतक कहा जाता है। लेकिन जब हम उसे किसी संवर्धन माध्यम में, कल्चर मीडिया में, जहां पोषक माध्यम मौजूद है वहां डालते हैं तो वह एक्सप्लांट विभाजन करना चालू कर देता है और एक अविभेदित कोशिका समूह बनाता है जिसमें कोई भी भाग विभेदित नहीं होता, यानी न उसमें जड़ है, न तना है, न पत्ती है, और उस अविभेदित कोशिका समूह को ही कैलस नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कैलस, ऊतक संवर्धन के दौरान निर्मित अविभेदित कोशिका समूह। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न या अगले पड़ाव की ओर। हमारा प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन में पौधे निम्न में से किस भाग से तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन ए तना, जड़ें तथा पुष्प, ऑप्शन बी तना, पुष्प और फल, ऑप्शन सी तना, जड़ें और पत्तियां, ऑप्शन डी तना, पत्तियां और पुष्प। तो पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है सी तना, जड़ें और पत्तियां। बच्चों हमें पता है कायिक प्रवर्धन यानी कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रक्रिया में पौधे के कायिक भागों का उपयोग किया जाता है और पौधे के कायिक भागों में शामिल होते हैं जड़, तना व पत्तियां। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम किसी पौधे की जड़ से या तने से या पत्तियों से नया पौधा तैयार कर रहे हैं तो वह कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। और कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है क्योंकि इसमें युग्मक संलयन जैसी, फर्टिलाइजेशन जैसी, निषेचन जैसी घटनाएं नहीं होती। तो इस प्रकार से इस नवे प्रश्न का उत्तर सी सही है और इस प्रकार से हमने अपना यह प्रश्न भी पूरा कर लिया है। और अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर। प्रश्न है, निम्न में से किसमें जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी घास, ऑप्शन सी जलकुंभी और ऑप्शन डी डहेलिया। तो देखते हैं बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है डी डहेलिया।
बच्चों, जड़ों द्वारा कायिक जनन की अगर हम बात करते हैं तो हमें दो प्रमुख उदाहरणों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। एक जिसे कहा जाता है शकरकंद और एक जिसे कहा जाता है डहेलिया। शकरकंद में भी जड़ों द्वारा, कंदिल जड़ों द्वारा कायिक जनन का गुण पाया जाता है और डहेलिया में भी जड़ों द्वारा कायिक जनन होता है। अगर हम बात करें आलू की, तो आलू में तने द्वारा कायिक जनन पाया जाता है और जिसे हम कंद या ट्यूबर के नाम से जानते हैं। अगर घासों की अगर हम बात करें तो इनमें भी कायिक जनन होता है, लेकिन इनमें होता है कायिक जनन ऊपरी भूस्तारी या रनर के द्वारा। अगर हम जलकुंभी की बात करें तो जलकुंभी में भी तने द्वारा ही कायिक जनन होता है, लेकिन इस रूपांतरण को यानी जो जलकुंभी में कायिक जनन में सहायक होता है उसे कहा जाता है भूस्तारिका या ऑफसेट। तो इस प्रकार से हमारे पास में अगर ऑप्शन देखें तो ए में भी तने द्वारा, बी में भी तने द्वारा और सी में भी तने द्वारा या उनके रूपांतरणों द्वारा होता है, लेकिन डी डहेलिया जो है उसमें जड़ों द्वारा कायिक जनन होता है। और अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने है। ग्राफ्टिंग विधि का उपयोग निम्न में से किस पादप के कायिक प्रवर्धन में किया जाता है? ऑप्शन ए चमेली, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी गुलाब। तो देखते हैं हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी गुलाब। बच्चों, ग्राफ्टिंग विधि कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियों में आती है, यानी जब हम कायिक जनन की बात करते हैं तो कृत्रिम विधियों में ग्राफ्टिंग एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है और ऐसा गुलाब के अंदर किया जाता है। खास तौर से इसमें गुलाब की किसी एक विशेष पौधे की टहनी को तोड़कर किसी दूसरे पौधे पर ग्राफ्ट के रूप में उसे लगाया जाता है। ऐसे में एक ही गुलाब के पौधे पर हम बहुत अलग अलग रंग के गुलाब के पौधे पुष्प भी उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हम चमेली की बात करें तो चमेली में खास तौर से दाब विधि का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी जो शाखाएं हैं वे पतली लंबी होती हैं। केले के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें एक भूमिगत रूपांतरण सामान्यतः राइजोम जिसे कहा जाता है उसके द्वारा कायिक जनन कराया जाता है और गन्ने के अंदर तने के टुकड़े कर करके जमीन में बो दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग विधि जो है कृत्रिम विधि तो है और साथ में गुलाब में उपयोग में ली जाती है। तो हम चलते हैं अब बच्चों अपने अगले पड़ाव की ओर। हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने है। ऑफसेट पाया जाता है वाटर हायासिंथ में, दूब घास में, गुलदाउदी में और डी ऑप्शन पुदीना में। तो देखते हैं बच्चों हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है ए वाटर हायासिंथ। बच्चों, ऑफसेट जिसे हम हिंदी में भूस्तारिका के नाम से जानते हैं, जलीय पौधों में कायिक प्रवर्धन हेतु रूपांतरित तने का उदाहरण है। खास तौर से यह अर्धवायवीय रूपांतरणों में शामिल होता है, ऑफसेट या भूस्तारिका। अगर हम दूब घास की बात करते हैं तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें रनर या ऊपरी भूस्तारी द्वारा, पुदीने की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सकर के रूप में या अंतः भूस्तारी के द्वारा, गुलदाउदी में अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर भूस्तारी या हम ये कह सकते हैं स्टोलन के द्वारा। लेकिन वाटर हायासिंथ में जो कायिक जनन होता है वह भूस्तारिका यानी ऑफसेट के द्वारा होता है। तो ये चारों ही जो हमने नाम लिए यहाँ पर,
चाहे मैं भूस्तारिका की बात करूं, चाहे ऊपरी भूस्तारी की बात करूं, चाहे भूस्तारी की बात करूं, चाहे अंतः भूस्तारी की बात करूं, ये सभी तने के अर्धवायवीय रूपांतरण हैं, लेकिन ऑफसेट जलीय पौधों में ही पाया जाता है। और वाटर हायसिंथ, जिसे जल कुंभी के नाम से या फिर बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है, जो कि जल की सतह पर तेजी के साथ वृद्धि करने वाली एक खरपतवार है, में ऑफसेट द्वारा कायिक जनन होता है। तो चलते हैं बच्चों, अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है। कायिक प्रवर्धन का महत्व नहीं है। ऑप्शन ए, इसके द्वारा ऐसे पौधों को उगाया जाता है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। ऑप्शन बी, इसके द्वारा प्राप्त संततियों में विभिन्नताओं की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन सी, इसके द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक गुणों में अपने जनक के समान होते हैं। और ऑप्शन डी, इसके द्वारा उगाए गए पौधों में बीजों से उगाए गए पौधों की तुलना में फल और बीज जल्दी लगते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, पहले हम यह जान लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी इसके द्वारा प्राप्त संततियों में विभिन्नताओं की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों, पहले हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कायिक प्रवर्धन की जो विधि है उसमें पौधे के किसी कायिक भाग का इस्तेमाल होता है, और जो कायिक भाग जो होते हैं जड़, तना, पत्ती हो सकते हैं। तो अगर हम इसके द्वारा पौधे तैयार करते हैं तो वे पौधे अपने जनक के समान ही होंगे आनुवंशिक रूपों में। साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि वे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, उन्हें अगर आप उगाना चाहते हैं तो कायिक भागों के द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगा सकते हैं। इसके अलावा बीजों द्वारा अगर किसी पौधे को उगाया जाता है तो उसमें हमें लगता है अधिक समय, लेकिन इसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी पौधे तैयार कर सकते हैं, नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बी, इसके द्वारा प्राप्त संततियों में विभिन्नताओं की उत्पत्ति होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में जो संतानें पैदा होती हैं वे बिल्कुल जनक के समान होती हैं, यानी विभिन्नताओं की उत्पत्ति नहीं होती हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न हमारे सामने है। निम्न में से कौन एक निषेचनोत्तर पश्च घटना है? ऑप्शन ए, भ्रूणपोष का निर्माण। ऑप्शन बी, युग्मनज का निर्माण। ऑप्शन सी, युग्मक जनन। और ऑप्शन डी, युग्मक स्थानांतरण। तो देखते हैं बच्चों, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भ्रूणपोष का निर्माण, यानी ए। बच्चों, जब लैंगिक जनन की घटना होती है तो लैंगिक जनन में 3 चरण आते हैं। एक तो पूर्व निषेचनोत्तर घटनाएं, एक निषेचन और एक निषेचनोत्तर पश्च घटनाएं। पूर्व निषेचनोत्तर घटना जो होती है उसमें युग्मक जनन यानी युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मक स्थानांतरण यानी नर युग्मक को मादा युग्मक तक यानी शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाया जाता है। तो सी और डी ऑप्शन जो है वह निषेचन पूर्व घटनाएं हैं, निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं। लेकिन अगर हम बात करें जब नर और मादा युग्मकों का निषेचन हो जाता है तो हम युग्मनज का निर्माण देखते हैं, और युग्मनज जो कि द्विगुणित होता है। प्रत्येक जीव की पहली कोशिका होती है जो कि लैंगिक जनन करते हैं, उन जीवों की
पहली कोशिका होती है तो युग्मनज का निर्माण निषेचन में शामिल होता है, लेकिन उसके बाद में जो घटनाएं होती हैं पौधों में वो होती है भ्रूणपोष का निर्माण और भ्रूण का निर्माण। युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है तो वह निषेचन के बाद होने वाली घटना है, और भ्रूणपोष का निर्माण या एंडोस्पर्म का निर्माण भी निषेचन के बाद होने वाली घटना है। तो इस प्रकार से इस अंतिम प्रश्न या 14वें प्रश्न को भी हमने कर लिया है, और इस प्रकार से हमारा यह जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम पूर्ण होता है और हम अंतिम परिणाम को प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस क्विज को देखने के लिए, इस प्रश्नोत्तरी को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्नोत्तरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, रुचिकर लगी होगी, बहुत अच्छी से आसानी से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।